डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बंध्यता, है ना, स्टेरिलिटी। हम लोग बताया था कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं और वहाँ से हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बंध्यता, बांझ बोलते हैं जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में। तो यदि अब देखिए, ये बांझ का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बताया था आपको कि यदि असुरक्षित तथा उन्मुक्त संभोग के बाद भी संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती, है ना। इसका मतलब आप तो समझेंगे लगभग कि सुरक्षित यौन संबंध बोलते हैं जिसके लिए गर्भ निरोधन के बहुत सारे उपाय जैसे कि कॉपर टी, निरोध, हार्मोन्स पैकेट की अभी यहाँ पर नहीं है ज़रूरत, ठीक है। ये दोनों समझिए, कॉपर टी और ये निरोध, है ना। इसको हम लोग इसके आधार पर ही समझेंगे कि यदि इसका यूज़ करते हैं, है ना, इन दोनों का अगर यूज़ किया जाता है तो वो सुरक्षित हो गया। सुरक्षित मतलब एक मानव से दूसरे मानव में कोई भी या तो बीमारियां हैं या तो कोई भी उसका स्त्रावित पदार्थ है वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो सुरक्षित हो गया। अब यदि बच्चे के, है ना, यदि बच्चे की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए असुरक्षित यौन संबंध जरूरी है। जहाँ से वीर्य है वो गर्भाशय मार्ग से होते हुए वहाँ शुक्राणु है वो अंडवाहिनी में पहुँचती है और गर्भधारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सुरक्षित यौन संबंध और असुरक्षित यौन संबंध का मतलब तो आप समझ गए होंगे लगभग, है ना। यदि असुरक्षित तथा उन्मुक्त संभोग के बाद भी, संभोग मतलब होता है मैथुन की क्रिया को हम लोग बोलते हैं संभोग, ठीक है। तो यहाँ यदि असुरक्षित तथा उन्मुक्त संभोग के बाद भी संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है, ये असुरक्षित यौन संबंध ना संतान उत्पत्ति के लिए ही की जाती है, नहीं हो पाती है, तो यह स्थिति बंध्यता कहलाती है। मतलब ना या तो वो पुरुष का कमी हो सकती है या तो महिला की कमी हो सकती है, दोनों में किसी एक की कमी होती है जिसके फलस्वरूप बच्चे पैदा नहीं हो पाते, उसको हम लोग बोलते हैं बंध्यता। क्या बोलते हैं? बंध्यता। इधर तक तो आपको समझ आ गया होगा कि यदि असुरक्षित तथा उन्मुक्त संभोग के बाद भी संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती तो यह स्थिति बंध्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? बंध्यता। अब नॉर्मल और डिटेल कर लिए कि इसका मुख्य कारण पुरुष में जो शुक्राणुजनन की दर कम हो जाना, है ना। इसका मुख्य कारण पुरुषों में शुक्राणु जनन की दर कम हो सकती है, ठीक है। मतलब यदि पुरुष में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया या दर है वो कम होती है ना, तो उस स्थिति में वो पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते और वो जो स्त्री है, एक्चुअली में कहा जाए वो जो स्थिति है वो बंध्यता कहलाएगी। यह शुक्राणुओं की गतिशीलता कम भी हो सकती है, जैसे कि शुक्राणु है वो ग्रीवा योनि वाले भाग में स्त्रावित होती है, तो उसको ना चलते चलते वो कहाँ पहुँच जाती है? अंडवाहिनी में। इस सब प्रक्रिया को जानने के लिए आपको ना पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। अंडवाहिनी है, नर जनांग है, मादा जनांग है, ठीक है। चलिए, तो अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाती है, गतिशीलता कम होती है, इसके कारण भी बंध्यता उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी स्त्री के जनन मार्ग में श्लेष्मा अधिक गाढ़ा हो जाती है। जो जनन मार्ग होते हैं ना, गर्भाशय के बीच जो जनन मार्ग होती है वहाँ से वीर्य है वो होते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर जनन मार्ग है, उस मार्ग में यदि श्लेष्मा है, स्तरित होने वाले जो श्लेष्मा है वो अगर गाढ़ा हो जाएगा तो जो वीर्य है वो आगे नहीं पहुँच पाएगा, अर्थात शुक्राणु आगे नहीं पहुँच पाएगा और वो बंध्यता निर्मित कर देगी, है ना। तो यदि कभी कभी स्त्री के जनन मार्ग में श्लेष्मा अधिक गाढ़ा हो तो शुक्राणुओं की गतिशीलता को
गतिशीलता को भी रोक देती है। इस तरह से ये बंध्यता है। सीधी बात है, बच्चे का पैदा ना होना ये बंध्यता कहलाती है। ठीक है। अब इस बंध्यता को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं। यदि नर सक्षम नहीं है तो भी उपाय है, और अगर मादा सक्षम नहीं है तो भी उपाय है। तो इनके कितने कितने प्रकार से उपाय हैं, उस उपाय को हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है। मतलब सहायक है, मतलब कहा जाए यदि संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है तो इस विधि के माध्यम से संतानोत्पत्ति की जा सकती है। चलिए, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ में हम लोग चलते हैं। पहला नंबर का, पहला का नाम है IVF, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पात्र निषेचन। तो इसका देखिए कि इस विधि में अंडाणु का जो निषेचन है, देखिए अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है ये बताता हूँ। वो होता है अंडवाहिनी में होता है ना। तो इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थिति में कराया जाता है। मतलब जो अंडाणु है उसको शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, और निकालने के बाद क्या होता है कि उसको मनुष्य का जो शरीर है, मादा की जो शरीर है, उसके शरीर की तरह स्थितियां पैदा की जाती है। मतलब उसका जो वातावरण था शरीर के अंदर, वैसी वातावरण बाहर में भी किया जाता है, और उसी वातावरण में किसको रखा जाता है? अंडाणु को, है ना। और इसके पश्चात स्त्री में भ्रूण स्थानांतरण कराया जाता है ना। अब क्या हो रहा है कि इस विधि में अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है, और इधर से शुक्राणु है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। दोनों का शरीर के बाहर ही, ठीक है, संलयन कराई जाती है। और जब उसमें भ्रूण निर्मित हो जाती हैं तो उस भ्रूण को फिर से मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। समझ रहे हैं कि इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थिति में कराया जाता है। इसके पश्चात, अब वो शरीर के भीतर बाहर हो रही काम है ना, बाहर जब भ्रूण निर्मित हो जाती है तब क्या कहता है, इसके पश्चात स्त्री में भ्रूण स्थानांतरण कराया जाता है। मतलब शरीर के बाहर पहले अंडाणु निकाल लेते हैं और वीर्य को भी निकाल लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? संलयन कराते हैं, भ्रूण निषेचन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और वहाँ भ्रूण निर्मित होती है तो उसी छोटे से भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर दिया जाता है। इतना लिखेगा आप लोग, है ना। ओके। अब पात्र निषेचन का पहला नंबर का पॉइंट है। पात्र निषेचन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, चलिए, तो पहला आता है युग्मक डिंबवाहिनी स्थानांतरण, है ना। ये डिंबवाहिनी हम लोग पढ़ चुके हैं, युग्मनज है। मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब क्या होती है? संलयित होती है, तब युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, है ना। तो उस युग्मनज को डिंबवाहिनी स्थानांतरण अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में, भ्रूण के निर्माण की हम लोग अवस्था पढ़े हैं, मारुला है, ब्लास्टुला है और गैस्टुला है। तो जो ब्लास्टुला है उस अवस्था में 8 के बाद और बढ़ता है, शहतूत के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। ये सब आप वीडियो में देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, दिखेगा आपको, है ना। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में स्त्री की डिंबायन वाहिनी या फैलोपियन नलिका में अग्रिम परिवर्तन के लिए स्थानांतरित किया जाता है ना। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु को बाहर संलयन कराई जाती है, और संलयन कराया जाता है ना। तो संलयन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। और उसी युग्मनज कौन सी अवस्था में रहती है? अगर वो 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में रहती है, 8 है ना, 16 भी होता है ना। तो इस प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में स्त्री की डिंबायन वाहिनी या फैलोपियन नलिका में अग्रिम परिवर्तन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। मतलब पहले बाहर में अंडाणु और शुक्राणु को संलयित किया जाता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है। उसी युग्मनज को परिवर्धन के लिए क्या किया जाता है कि जो महिला उसके फैलोपियन ट्यूब अर्थात तो उसको जो बना हुआ जो युग्मनज है उसको क्या कहता है कि महिला के जो शरीर है ना, स्त्री के जो डिंबवाहिनी है या उसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका है, उसी में छोड़ दिया जाता है। अब फैलोपियन नलिका में छोड़ता है तो फैलोपियन नलिका से वापस कहाँ आती है? वो गर्भाशय में आती है, आप तो जानते हैं, है ना। तो मैं गर्भाशय का जो संरचना बता चुका हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और, है ना। तो लगभग वह ऐसी, यहाँ ऐसे, यहाँ अंडाशय होती है, यहाँ नीचे में, यहाँ से जाती है
इसको देख लीजिएगा, है ना, तो इतना लिखिएगा, है ना। दूसरा चलते हम लोग, चलिए दूसरे चलते हम लोग, अंतर गर्भाशय स्थानांतरण। अंतर लिखा है ना, इंट्रा, ठीक है, यूटेरिन ट्रांसफर। जब भ्रूण को 8 ब्लास्टोमेर से अधिक अवस्था पर परिवर्धन हेतु स्त्री के गर्भाशय में, देखिए पहले मैंने बताया था 8 ब्लास्टोमेर अवस्था, अब 8 से भी ज़्यादा होता है बताया था मैंने। तो जब भ्रूण है वो 8 ब्लास्टोमेर से अधिक अवस्था पर आ जाती है, उसी की बात कर रहे हैं कि जब भ्रूण को 8 ब्लास्टोमेर से अधिक अवस्था पर परिवर्धन हेतु स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित की जाती है तो इसे IUT कहते हैं, अर्थात इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। यदि किसी स्त्री में गर्भधारण नहीं हो पाता है तो उसकी सहायता के लिए पात्र निषेचन अर्थात अन्य स्त्री के भीतर ही निषेचन कराने के बाद भ्रूण को उस स्त्री में, मतलब क्या कहा जा रहा है कि किसी दूसरे स्त्री के शरीर में निषेचन करवाया जाएगा वीर्य को डालकर, है ना, ठीक है। और डालने के बाद वहाँ पर निषेचन होगी और निषेचन के बाद जो भ्रूण निर्मित होगा उस भ्रूण को उस स्त्री से निकाल कर जो मन चाहे स्त्री है उसके शरीर में स्थानांतरित की जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आ गया था टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि में जो दाता स्त्री के अंडे को अर्थात अंडाणु को दाता पुरुष शुक्राणु से प्रयोगशाला में परख नली के भीतर निषेचन करता है। मतलब ये एक तरफ ये महिला, मान जाए इस महिला को ज़रूरत है बच्चे का और इसके पति और इसमें दोनों में क्षमता नहीं है, तो एक अन्य महिला, एक अन्य पुरुष, एक अन्य महिला से निकालेगा अंडाणु, एक अन्य पुरुष से निकलेगा शुक्राणु, दोनों में कराएगा संलयन। किस में कराएगा? एक ट्यूब में। ये बोला जा रहा है कि इस विधि में दाता स्त्री के अंडे को अर्थात अंडाणु को दाता पुरुष शुक्राणु से प्रयोगशाला में परख नली के भीतर निषेचन कराया जाता है तथा निश्चित समय तक अनुरूपी परिस्थितियों में परिवर्धन के बाद अग्रिम परिवर्धन के लिए, आगे के परिवर्धन के लिए स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। मतलब इस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करा दी जाएगी, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये पूर्णतः शरीर के बाहर होती है लेकिन लास्ट में परिवर्धन के लिए महिला के शरीर में ही स्थानांतरित करी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो पात्र निषेचन के अंतर्गत हम लोग उतने पॉइंट पढ़े। अब पात्र निषेचन के जस्ट बाद सेकंड पॉइंट आता है। पात्र निषेचन फर्स्ट पॉइंट था, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे और टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह वगैरह पढ़े हैं ना। अब सेकंड पॉइंट आता है युग्मक आंतर फैलोपी स्थानांतरण, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसको गिफ्ट बोलते हैं, इसको आप लोग गैमेट इंट्रोफॉलेशन ट्रांसफर। तो जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होता है, मतलब सीधी बात है अंडाणु नहीं बनते हैं, किंतु इसमें निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उचित वातावरण होता है, उसमें यह विधि अपनाई जाती है। इसमें एक दाता स्त्री से अंडाणु ले जाता है तथा उस स्त्री को फैलोपियन नलिका में अच्छा, जो दाता स्त्री है उस दाता स्त्री से अंडाणु लिया जाता है तथा उस स्त्री को, कौन सी स्त्री को? ग्राही स्त्री को, उसकी जगह आप ग्राही लिख देना। ग्राही स्त्री को फैलोपियन नलिका, ग्राही स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये युग्मक स्थानांतरण है। मतलब अंडाणु नहीं बना पाती लेकिन उसमें ना निषेचन की क्षमता होती है उस स्त्री में, तो उसी स्त्री में किसी दूसरी स्त्री से अंडाणु ली जाती है और उस अंडाणु को उनके कहाँ फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दी जाती है। अब इधर से फिर निषेचन होती है, वीर्य पहुँचती है, संलयन होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए, आंतर कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए इस प्रक्रिया को शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित कर देता है। मतलब शुक्राणु है उसको अंडाणु में, जैसे कि क्या होता है कि मान जाए किसी मादा में अंडाणु है, अंडाणु बन गया है लेकिन शुक्राणु नहीं जा पा रही है, तो सीधे ही शुक्राणु को उसके अंदर छेपित कर दी जाती है, उससे मिला दिया जाता है अंडाणु से। अब अंडाणु से जब मिल गया तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये सब विधि है ना, सहायक विधियाँ हैं। चलिए, आगे का पॉइंट है चौथा नंबर का पॉइंट। पहला पात्र निषेचन था, उसका दूसरा था, है ना। अब ये तीसरा पॉइंट में क्या आया था? तीसरा पॉइंट में अंतरा शुक्राणु निक्षेपण आया था। अब ये चौथा पॉइंट है। पात्र निषेचन का पहला पॉइंट था, उसका दूसरा, उसका तीसरा, ये चौथा कृत्रिम वीर्य सेचन,
है ना। यदि पुरुष स्त्री को वीर्य संचित करने में अक्षम हो, मतलब जो पुरुष है वो स्त्री को अगर वीर्य संचित नहीं करा पाता है, मतलब जो पुरुष उसमें कमी होती है ना, जिसके पास वो वीर्य है स्त्री में स्त्रावित नहीं कर पाती, स्त्री की योनि में स्त्रावित नहीं कर पाती है, तो क्या होता है कि वीर्य संचयन करने में अक्षम हो तथा उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो। देखिए, एक बूंद वीर्य में लाखों शुक्राणु होते हैं, लाखों से भी और अधिक, 8 लाख 10 लाख जो भी है ना, तो उस वीर्य में अगर शुक्राणु की संख्या कम होती है तो धीरे धीरे जाकर शुक्राणु मर जाती हैं और वो पूर्णतः अंडाणु तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस स्थिति में क्या कहता है, यदि पुरुष स्त्री को वीर्य संचित करने में अक्षम हो तथा उसके वीर्य में शुक्राणु की संख्या अधिक कम हो तो ऐसी अवस्था में यह तकनीक अपनाई जाती है कृत्रिम वीर्य सेचन को। इस विधि में पति अथवा अन्य स्वस्थ दाता का वीर्य कृत्रिम रूप से, देखिए ऐसा नहीं कि इस पुरुष में वीर्य नहीं बनता है, इस पुरुष में वीर्य बनता है लेकिन उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम ही, इसीलिए ना वो जो रास्ते में जाते जाते ग्रीवा से होते होते जाते, वो गर्भाशय से होते होते जाते वो ना अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या कहता है, उसी पुरुष का भी निकाल सकते हैं या किसी अन्य दाता पुरुष का भी निकाल सकते हैं वीर्य को, ठीक है। तो इस विधि में पति अथवा अन्य स्वस्थ दाता का वीर्य कृत्रिम रूप से मतलब अलग से निकाल के रूप से स्त्री की योनि में प्रविष्ट किया जाता है, योनि के जो आंतरिक दीवार है वहाँ तक प्रविष्ट किया जाता है। जब कृत्रिम विधि से वीर्य को गर्भधारा में प्रविष्ट किया जाता है तो इसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है परपोषी मातृत्व। तो इस विधि में भ्रूण को प्राकृतिक माता से निकालकर एक अन्य स्त्री धात्रेय माता में रोपित करते हैं। जिससे क्या होता है कि कई महिला ऐसे हैं जो कि किसी बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं हो पाती है, जैसे कि उसमें निषेचन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, शुक्राणु अटैच होती है और साथ ही साथ भ्रूण का निर्माण भी होता है, लेकिन वो ना उसको परिवर्धन करने में सक्षम नहीं, तो ऐसी स्त्री क्या करती है, किसी दूसरी स्त्री का सहारा लेती है। तो इस विधि में भ्रूण को प्राकृतिक माता से निकालकर एक अन्य स्त्री की धात्री माता के रोपित कर देती है। धात्री माता में यहाँ भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता है, जिसके बाद इसे पुनः मूल माता में या अन्य किसी स्त्री में रोपित करते हैं। मतलब क्या होता है कि या तो ये जो धात्री माता है वो खुद स्वयं जन्म भी दे सकती है या तो उसको एक निश्चित समय तक परिवर्धन करने के पश्चात फिर से उसी प्राकृतिक माता को भी दे सकती है, ठीक है। तो धात्री मात्रा में यहाँ भ्रूण जन्म तथा अथवा स्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता है। इसके बाद उन्हें पुनः मूल माता में या किसी अन्य स्त्री को रोपित कर देता है, या ये धात्री माता मूल माता को न देकर किसी अन्य स्त्री को और देना चाहती है उसको भी दे सकती है, सब सुविधा यहाँ है ना। तो इस तरह से ये परपोषी मातृत्व है, ठीक है।